हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यार। फाइनली सारे क्वेश्चंस को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के मॉड्यूल से शुरू कर रहे हैं अपना पहला पार्ट। एक्सरसाइज 1 है। और एक्सरसाइज 1 में भी जो न्यूटन्स लॉ वाला जो पार्ट है, अगर तुम देखोगे अपने मॉड्यूल में, तो न्यूटन्स लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बेसिस पे 9 क्वेश्चंस हैं। वो 9 क्वेश्चंस का पहले वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि तीन फोर्सेस हैं, F1, F2 and F3 are simultaneously acting on a particle of mass m and keep it in equilibrium. If F1 if F1 force is reversed in direction only, the acceleration of the particle will be. तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि पहली सिचुएशन में, फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो पहले वाले केस में तीन फोर्सेस थी और वो तीनों फोर्सेस एक पार्टिकल ऑफ मास m को इक्विलिब्रियम में रख रही थी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उन तीनों फोर्सेस का जो समेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो तीनों फोर्स ऐसे लग रही हैं कि एक फोर्स लग गई इधर F1, एक फोर्स मान लेते हैं इधर की तरफ लग गई F2, और मान लेते हैं कि एक फोर्स इधर की तरफ लग गई F3। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहले वाले केस में ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रख रही हैं, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर जो है वो हो जाएगा तुम्हारा जीरो, है ना। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला है कि अगर F1 फोर्स को हमने रिवर्स कर दिया, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करा है, मैग्नीट्यूड रिवर्स नहीं करा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो एक्सेलरेशन बतानी है। तो सेकंड केस में देखो, मैं डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ से ना एक चीज और पता लग रही है पहले वाले केस से, कि F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का जो समेशन है वो बेसिकली माइनस ऑफ F1 वेक्टर के इक्वल है। तो सेकंड केस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर से, तो सेकंड केस में इन्होंने ये बोला है कि F1 वेक्टर, सॉरी F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, इन दोनों के डायरेक्शन को तुमने कुछ चेंज नहीं करा, लेकिन जो F1 वेक्टर है उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो अगर वो F1 वेक्टर पहले ईस्ट में था, तो अब ऑब्वियसली बात है वो इधर की तरफ आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो नया वेक्टर है F1 वेक्टर वो इधर आ गया, बेसिकली माइनस F1 वेक्टर हो चुका है अभी। अच्छा, मुझे एक बात और पता है, मैंने अभी एक चीज और तुम्हें बताई थी कि F2 वेक्टर और F3 वेक्टर का अगर तुम सम करोगे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस F1 वेक्टर के इक्वल। तो मैं F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर की जगह एक और माइनस F1 वेक्टर भी तो लिख सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि माइनस F1 वेक्टर तो था ही पहले से, और क्योंकि F2 वेक्टर और F3 वेक्टर भी ऐड होके माइनस F1 वेक्टर देखते हैं, तो मैंने F2 प्लस F3 की जगह भी क्या लिख दिया, माइनस F1 वेक्टर लिख दिया। तो मेरी जो नेट फोर्स आएगी, जो मेरी नेट फोर्स निकल के आती है, वो किसके बराबर आएगी, वो -2F1 वेक्टर के बराबर हो जाएगी। और अगर वो -2F1 वेक्टर के बराबर होगी, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो हो जाएगी नेट फोर्स, जो कि -2F1 वेक्टर है, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि m है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अ मैन इज सिटिंग इन अ बस, he suddenly falls ahead when bus suddenly applies brakes because, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो ऑब्वियस बात है उसके जो पैर हैं वो बस के कांटेक्ट में, और अगर पैर बस के कांटेक्ट में है तो जब तुम ब्रेक लगाओगे तो बस तो रेस्ट पे आ जाएगी। इसके साथ ही जो लोअर बॉडी है तुम्हारी, जो बस के कांटेक्ट में थी, वो भी रेस्ट पे आ जाएगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है वो तो अभी भी मोशन करना चाहती है ना, वो तो अभी भी मूवमेंट में है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, तो वो आगे की तरफ भागेगी। इसी वजह से मेरे हिसाब से थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, वेयर इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन मोशन बाय इनर्शिया ऑफ मोशन। तो थर्ड पार्ट मेरे हिसाब से सही आंसर होगा। इनर्शिया की वजह से ये सारा काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। वो पूछ रहे हैं कि इन चार ऑप्शंस में से, ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से वाले क्वेश्चन में, कौन से वाले पार्ट में फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो पहला वाला पार्ट अगर तुम देखोगे तो पहले वाले पार्ट में इंक्रीजेज इट स्पीड, मतलब पार्टिकल अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगी, और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स है वो भी नॉन जीरो होगी, मतलब कोई ना कोई फोर्स चाहिए तुम्हें। डिक्रीज द मोमेंटम, यहाँ पे भी फोर्स तुम्हें चाहिए। मैंने पहले भी बताया था न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मोमेंटम में चेंज लेके आना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब डिक्रीज द मोमेंटम जो है वो भी तुम्हारा गलत ऑप्शन हो गया। चेंज द डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तब भी तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, तो नॉन जीरो होगी। तो सिर्फ चौथा ऑप्शन है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कीप द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वाले केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो जानी चाहिए? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वही वही चीज पूछी थी कि फोर्स किस सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो चौथे ऑप्शन जो है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। यार ये तो बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधे इनर्शिया इसका आंसर होगा। इनर्शिया बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है कि मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ए। एक रस्सी है ए जिससे एक 1 kg का मास सस्पेंडेड है। Another string C is connected to its lower end. एक और रस्सी है जो कि इसके लोअर एंड से कनेक्टेड है। If a sudden jerk is given to C, then, और इसमें चार ऑप्शंस तुम्हें पूछ रखे हैं। तो ध्यान से देखो जरा, इसमें एक्चुअली फंडा क्या है? इसमें फंडा ये है कि ये वाला जो पार्ट बीसी वाली जो रस्सी है ना उसको एक सडन जर्क दिया जा रहा है। सडन जर्क देने का मतलब ये है, अगर हम किसी बॉडी को सडन जर्क देते हैं इसका मतलब ये है कि हम उसको झटका दे रहे हैं। सडन जर्क का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? झटका। और अगर हम उसको एक झटका दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा हूं इस पे। मैं बीसी वाली फायर वायर पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा हूं। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है लार्ज फोर्स, लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता हूं बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, उस केस में क्या होगा? बेसिकली मैं एक इंपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा हूं। अब क्योंकि मैं बीसी वाली वायर पे सारी की सारी इंपल्स लगा रहा हूं, क्योंकि मैं बीसी को सडन जर्क दे रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले जो ब्रेक होने के चांसेस हैं वो किसके ब्रेक होने के चांसेस हैं? बीसी के। क्योंकि अगर तुम इतनी हाई फोर्स लगा दोगे तो बेसिकली हो सकता है कि जो रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, हर रस्सी की कुछ टूटने की स्ट्रेंथ होती है। आप ऐसा नहीं है कि उस पर इन्फाइनाइट फोर्स लगा दो और वो टूटेगी नहीं कभी। तो हर रस्सी की एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है। तुमने अगर एक इंपल्सिव फोर्स लगाई तो हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लगा दी तुमने। अगर ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये रस्सी जो है ये टूट जाएगी। तो कौन सी टूटेगी रस्सी? बीसी के टूटने का डर सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज of different masses 8 kg and 10 kg initially at rest, 8 kg and 10 kg initially at rest। अब ये बोल रहा है कि what is the ratio of times required to acquire same final velocity। कहने का मतलब ये है कि सेम फोर्स लग रही है, सेम फोर्स लग रही है दो बॉडीज पे जिनके मासेस हैं 8 kg और 10 kg। तो मान लेते हैं कि मैंने एक बॉडी ले ली 8 kg की, इसको ए बोल देते हैं, और एक बॉडी मैंने ले ली 10 kg की, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसको मैं बी बोल देता हूँ। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ए की भी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बी की भी जीरो है। द रेशियो ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर द सेम फाइनल वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, मान लेते हैं
कि दोनों पे फोर्स जो है वो सेम लगी, एफ और एफ। बट अगर एफ फोर्स तुमने ए पे लगाई है, तो ए की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी। और बी की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी। फोर्स अपॉन मास ही तो होती है एक्सेलरेशन। अब इन्होंने बोला है कि जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लेते हैं 8 केजी के पास, ए वाले ब्लॉक के पास फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, और बी वाले के पास भी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो कितने टाइम में ये वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उनका रेशियो बताना है। तो मान लेते हैं ये टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी, और मान लेते हैं कि 8 केजी वाले को टाइम लगा T1, और बी वाले को जो टाइम लगा वो मान लेते हैं T2। तो T1 निकाल लेते हैं, इक्वेशन एक ही लगेगी यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि v अपने को पता है कि दोनों की सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, एक्सेलरेशन भी अपने को पता लग गया, टाइम का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं a के लिए बात करूंगा तो a के लिए क्या आ जाएगा, a के लिए मैं लिखूंगा v बराबर, इनिशियल स्पीड तो 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो जाएगी, f बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय मान लेते हैं T1। और b के लिए क्या लिखेंगे, v बराबर f बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय T2। अब तुम, क्योंकि तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो तुम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, f बाय 8 इंटू T1 इज इक्वल टू f बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय T2। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये f ने f को मार दिया, T1 डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 डिवाइडेड बाय T2 आ जाएगा 8/10, दैट इज 4:5। तो मेरे हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है वो तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी।